हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा साथ ही में। अगर हम बात करें 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर आपको इन वीडियोस को फ्री में देखना है तो आपको हमारा चैनल दैट इज रवि स्टडी जीके उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसकी पीडीएफ, नोट्स, साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट और आपको बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना है, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। पेड बैच के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि आपकी डेली क्लास होगी हमारे ऐप पर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, जीके जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर्स जो रिलेट हम कर पाएंगे वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही में एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। और पूरा आपका लेटेस्ट पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा ऐप दैट इज रवि स्टडी ऐप, आपको उसको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस वाले ग्रुप में ये जो पूरा बैच है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा निम्न में से कौन सा लावा के पृथ्वी की सतह पर या उसकी ओर गति में शामिल है। तो यहाँ पे बात हुई है मूवमेंट ऑफ द लावा ओवर और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब भी आप लावा शब्द को सुनोगे तो आपको ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, दैट इज ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिज्म। तो लावा आपने सुना होगा कि लावा फट गया है, लावा देखने के लिए मिला है, दैट मीन्स कि जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के फटने से सॉरी लावा निकलता है, ठीक है। तो वही चीज की यहाँ पे बात हुई है कि अगर लावा का मूवमेंट हो रहा है सरफेस की सतह पर या उसकी ओर, तो हम कह रहे हैं कि वो पूरी एक्टिविटी कौन सी हो रही है, दैट इज वॉल्केनिज्म की एक्टिविटी वहां पर हो रही है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी कि यार बच्चे काफी कंफ्यूज भी करते हैं। एक टर्म आती है लावा और एक टर्म आती है मैग्मा, ठीक है। अगर हम बात करें लावा की, तो मतलब कि जो वॉल्केनो फटा है उसका जो मटेरियल निकला है, मॉल्टन मटेरियल जो निकला है ना, पिघला हुआ पदार्थ, वो अगर सरफेस पर आ गया, यानी कि अगर वो पृथ्वी की सतह पर आ चुका है, दैट मीन्स वो यहाँ पे है लावा। लेकिन अगर वो पृथ्वी की सतह से नीचे ही है तो वो क्या होगा, दैट इज मैग्मा, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्जाम में ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की आपकी सतह है, कोई वॉल्केनो फटता है, अगर वो फट के उसका जो लावा वगैरह है अगर वो ऊपर की तरफ आ जाए, पृथ्वी की सतह के ऊपर अगर वो आ जाता है, दैट मीन्स वो यहाँ पर होगा लावा। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह के नीचे ही वो है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज मैग्मा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो जब भी आपका कोई पेपर होता है, आपको नोट इनकरेक्ट ये क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो वन बाय वन हम सब स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट आपकी है कि भूकंप जो है वो पृथ्वी का कंपन है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, तो आपको एक शेकिंग, एक आपको मतलब आप हिलते हो, ठीक है। दैट मीन्स वो कंपन आपको पैदा जो होती है ना अर्थ में, तो वो आपको महसूस होती है, तो आप हिलते हो। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये एक प्राकृतिक घटना है, ये एक नेचुरल इवेंट है। तो ये भी सही बात है कि ये एक नेचुरल इवेंट है। फिर आती है थर्ड स्टेटमेंट कि जो भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती है, वो होती तो है, हम सभी जानते हैं कि भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है, बट वो एक दिशा में फैलती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि वो वन डायरेक्शन में ना फैल के वो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे फैलती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो भूकंप की तरंगे हैं वो उत्पन्न होते हैं, वो हर एक दिशा में फैलते हैं, ना कि सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप ऊर्जा के मुक्त होने के कारण यहाँ पर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है कि अगर हम बात करें
ऊर्जा, तो ऊर्जा यहाँ पे रिलीज होती है जिसकी वजह से कंपन पैदा होती है एंड देन आपको यहाँ पे भूकंप जो है वो महसूस होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ये किस वर्ष में लागू किया गया था? अगर हम बात करें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो इसको इनेक्ट किया गया था साल 2004 में, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक्ट कब आया था, तो ये एक्ट आता है 2003 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जहां से मैंने ये पीवाईक्यू लिया है वहां पर ऑप्शन में 2003 ही मेंशन था और यहाँ पे लागू लिखा हुआ था, ठीक है। बट आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है कि अगर हम बात करते कि एक्ट आया कब था या बना कब था, तो 2003 में ये एक्ट बनता है, लेकिन अगर हम बात करें लागू होने की तो 2004 में ये जुलाई में यहाँ पर इसको लागू किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये होता क्या है, मतलब ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 ये होता क्या है? तो ये भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो कि राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को समाप्त करने सहित लक्ष्य निर्धारित करके राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है, ठीक है, जो कि साल 2004 में यहाँ पे लागू हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो फाउंडर ऑफ इस्लाम की बात करें, ये माने जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करें मोहम्मद साहब की मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो एक धार्मिक, सैन्य और राजनीतिक नेता थे और इनका जन्म लगभग 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है मक्का में। जो मक्का मदीना आप सुनते हो ना, काफी धार्मिक स्थल है इस्लाम धर्म का, तो उसी मक्का में इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। और मुसलमानों का मानना है कि वो जो इनके अल्लाह भगवान ईश्वर हैं उनके अंतिम पैगंबर थे, जिन्होंने 610 ईस्वी में फरिश्ते जिब्रिल से दिव्य संदेश प्राप्त करना शुरू किया था और जिससे पवित्र जो कुरान है उसका जन्म होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इस्लाम का संस्थापक कौन, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। एंड अगर हम इनकी डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु 632 ईस्वी यानी कि 632 ईस्वी में मदीना में इनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो मक्का मदीना ये भी काफी फेमस स्थल है इस्लाम धर्म से संबंधित, तो ये दोनों लोकेशन भी ध्यान रखनी है। इनका जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है और संस्थापक ये कहे जाते हैं, ये थोड़ी सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, पोंगल के त्योहार पर लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे काफी इसको फेमसली मनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु में ही मने, इसके अलावा कुछ साउथ स्टेट और है जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और इस दिन सूर्य भगवान को समर्पित ये पूरा यहाँ पे त्योहार होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सूर्य भगवान के अलावा ये जो उत्सव है वो मवेशों और माँ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए भी मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, दैट इज पोंगल का त्योहार तमिलनाडु एंड ये जो जिस भगवान को समर्पित है दैट इज सूर्य देवता को ये समर्पित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इसका दोहन स्थल है? तो भारत में अगर हम बात करें तो दो काफी फेमस स्थल हैं भूतापीय ऊर्जा के दोहन को लेके। एक आता है हिमाचल प्रदेश में और एक आता है कहाँ पे, दैट इज इन दी लद्दाख, ठीक है। अगर हम बात करें हिमाचल में तो ये आता है मणिकरण और लद्दाख की बात करें तो ये आता है पोगा घाटी, ठीक है। तो हिमाचल में है मणिकरण एंड लद्दाख में आता है पोगा घाटी, तो ये दोनों ही लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है क्या, दैट इज मणिकरण यानी कि हिमाचल प्रदेश वाली साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी के पास में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में जो मैंग्रोव वन है वो मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव की बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंग्रोव एक ही जगह पर मिलते हैं, मैंग्रोव आपको अलग अलग जगह पर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी या फिर मेजरली ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड वेस्ट बंगाल में आपने सुंदरबन के बारे में सुना होगा, हम उसी की बात करें। सुंदरबन फेमस होते हैं अपने सुंदरी ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक यहाँ पे मैंग्रोव एरिया आता है। कुल देश की अगर हम बात करें, कुल देश का कुल मैंग्रोव ये इसका सबसे बड़ा हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल में ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गुजरात,
अंडमान निकोबार, ये वाला द्वीप समूह यहाँ पर आता है। ठीक है, तो याद रहेगा मुख्यतः कहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव्स इंडिया में, तो ये मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के पहले वायसराय की बात करें तो उसमें नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, इनफैक्ट काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि वायसराय कब बना, गवर्नर जनरल कब थे, इन सब में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करती हूँ। आप लोगों ने 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, उसके बारे में तो जरूर सुना होगा, 1857 का रिवोल्ट। तो इस समय पे क्या होता है कि इससे पहले शासन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि वही यहाँ पे ट्रेड कर रही होती है। ठीक है, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद में क्या होता है, 1858 में यहाँ पर जो पूरा का पूरा सत्ता का हस्तांतरण होता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर हट के सारी जाती है किसके पास में, ब्रिटिश क्राउन के पास में। इससे पहले जो पद हुआ करते थे उसको हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, लेकिन इसके बाद में जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है उसके तहत में गवर्नर जनरल का जो पद है उसको समाप्त करते हैं और उसकी जगह पर एक नया पद बनता है, दैट इज जिसको हम कहते हैं वायसराय का। और उसी में ही सबसे पहले जो अधिकारी होते हैं, जो सबसे पहले वायसराय बनते हैं, उसमें नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, राइट। 1857 एक बेंचमार्क है, इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल थे, इससे बाद में क्या हुए, दैट इज वायसराय आते हैं। हालांकि उससे पहले गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल वगैरह होते थे, बट अगर हम रफली आइडिया लें तो 1857 से पहले गवर्नर जनरल और उसके बाद में दैट इज वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं, दैट इज जो उड़ीसा का पुरी है उसका जो कोणार्क शहर है, वहीं पर ही आपको ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये काफी फेमस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कहते हैं किसको, दैट इज कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है, अब कोणार्क है, एक होता है करनाक, तो आपने कमेंट करके बताना कि करनाक टेम्पल कहाँ पर है। अब ये न्यूज में था काफी ज्यादा, तो कोणार्क और करनाक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग टेम्पल है। ठीक है, तो कोणार्क है उड़ीसा में और करनाक टेम्पल कहाँ पर है, क्या आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना ये किस वर्ष में हुई थी। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कब यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है साल 2007 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एनसीपीसीआर की स्थापना होती है साल 2007 में, लेकिन जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो बन जाता है साल 2005 में। तो पहले बनता है एक्ट, उसके बाद में यहाँ पे कमीशन बनता है साल 2007 में। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यहाँ पे होता है कि जो भी मतलब ये आयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुरूप हो। यही बेसिकली इसका यहाँ पे पर्पस होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वर्ष 2007 में इसकी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कौन सा अनुच्छेद जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आर्टिकल यहाँ पे होता है कौन सा, दैट इज आर्टिकल 21, यानी कि अनुच्छेद 21, जो कि सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हम वंचित नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं वंचित किया जा सकता। तो याद रहेगा आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारतीय राजभाषा अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो अगर हम बात करें भारतीय भाषा अधिनियम एक्ट, मतलब इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, तो इसको यहाँ पे पारित किया जाता है 1963 में, यानी कि 1963 में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, 1963 में ये पूरा अधिनियम यहाँ पे पास होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था। तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन के द्वारा काफी फेमस एक रिफॉर्मर ये हुआ करते थे और इन्होंने यहाँ पे आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज में भी इनका काफी योगदान था। तो इसमें अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो आपको आत्मीय समाज, इस आत्मीय सभा
इसको आपने ध्यान रखना है। 1815 में इसकी स्थापना यहाँ पर करते हैं राजा राम मोहन राय, जो कि एक काफ़ी फेमस, अगर हम बात करें, समाज सुधारक के रूप में इनको हम जानते थे, ठीक है? और अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा में ये एक दार्शनिक चर्चा समूह था जिसमें हिंदू ग्रंथों के एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार किया गया था और सामाजिक सुधारों के लिए इसमें काफ़ी बहसें आयोजित की जाती थी, ठीक है? तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी डैश के संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है। अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं एशियाटिक लॉयंस, अगर इंडिया में आपको देखना है तो सबसे ज्यादा आपको जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको इंडिया के गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर आपको मिलेगा, दैट इज गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये एशियाई शेरों का अंतिम प्राकृतिक घर है, ठीक है? यानी कि एशियाई शेरों का ये एकमात्र प्राकृतिक निवास है। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरली तरीके से आपको वहाँ पे मिल जाता है। हालांकि आप ऐसे तो शेरों को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, बट प्राकृतिक निवास की बात करें तो ये आपका कौन सा, दैट इज गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपको बेसिकली गुजरात के सौराष्ट्र जिले में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित जो पहला शहर था उसमें नाम आता है किसका? फतेहपुर सीकरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो फतेहपुर सीकरी ये मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर था, जो कि मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर की स्थापना 1569 में यहाँ पर करी थी, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा 1571 से लेकर 1585 के बीच में ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, ठीक है? और इसके अलावा ये क्वेश्चन इस बार का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है ना, प्री वाला 2025 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी। मतलब स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी है अकबर ने, एंड उसके बाद इस दूसरा स्टेटमेंट था कि उनके मतलब बेटे की मतलब होने की खुशी में इसकी स्थापना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था मतलब वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस ना ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ी बैकग्राउंड भी बतानी चाहिए कि ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना ये हुई क्यों थी, क्या पर्पस था इसके पीछे। तो आपने सुना होगा कि जो मुगल सम्राट अकबर ने जब गुजरात पे अपनी विजय और उसमें सूफी संत जो है शेख सलीम चिश्ती, उनके सम्मान में ही इन्होंने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी, ठीक है? एक रीजन तो था गुजरात पे विजय और दूसरा उनके सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में इंदिरा गांधी के द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे किया गया था? यानी कि अगर हम बात करें कितने प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पे नेशनलाइजेशन किया गया था, तो उसमें संख्या आती है 14 निजी बैंकों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 14 बैंक्स थी जहाँ पर 1969 में 19 जुलाई को यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969। और कितने बैंक थे यहाँ पे? 14 बैंक थे। टेन्योर किसका था? इंदिरा गांधी का यहाँ पे टेन्योर था। तो किसका टेन्योर था, क्या तारीख थी, कितने बैंक थे, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये बात हुई थी? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन अनकस्टम्ड अर्थ इस पुस्तक के लेखक हैं? तो अनकस्टम्ड अर्थ के जो लेखक हैं वो यहाँ पर होंगे जुम्पा लहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कई बार एग्जाम में पूछी गई है पुस्तकों से रिलेटेड ये मतलब जो क्वेश्चंस है ना वो काफी आते हैं। तो अगर हम बात करें अनकस्टम्ड अर्थ की, तो उसके जो लेखक हैं दैट इज जुम्पा लहरी, ठीक है? एंड ये जो लघु कथा एक संग्रह है, मतलब ये लघु कथाओं का एक संग्रह है जो कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी पात्रों के जीवन पर केंद्रित है, ठीक है? याद रहेगा आपको, मतलब बेसिकली भारतीय अमेरिकी के प्रवासी अनुभव और पहचान का ये पूरा मतलब कंपाइलेशन है यहाँ पे, ये पूरी बुक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सागा दावा महोत्सव ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा महोत्सव की बात करें इस फेस्टिवल की, तो ये मुख्य रूप से सिक्किम में देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सिक्किम में जो बौद्ध समुदाय है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, उसको ये वो लोग इसको मनाते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो याद रहेगा आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सागा दावा महोत्सव। तो सा से रिलेट कर सकते हो, सागा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना ये किस वर्ष में हुई थी? तो चोरा चोरी की घटना होती है साल 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसी के बाद में इसी से आहत होकर जो महात्मा गांधी जी हैं वो 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें 1919 रोलेक्ट एक्ट होता है, उसके बाद में 1920 फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और जो
मतलब महात्मा गांधी जी थे ना, वो तो अहिंसा के खिलाफ, मतलब वो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के साथ में थे, ठीक है। तो जब वो देखते हैं कि चोरा चोरी जो जगह है गोरखपुर जिले में, तो वहां पर क्या होता है कि ये पूरा कांड होता है जहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे वो आग लगा देते हैं। और जब वो आग लगा देते हैं तो काफी सारे लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है, काफी गोलियां वहां पे चलती है, तो एक हिंसक प्रदर्शन वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो जिससे आहत हो गए महात्मा गांधी जी, ये जो पूरा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसको स्थगित कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि किस घटना के बाद में आहत होकर महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर होगा चोरा चोरी घटना, जो कि आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहां पर देखने के लिए मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा ईस्टर बास्केट, ये निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो ईस्टर बास्केट की अगर हम बात की तो ये आपको ईसाई धर्म से देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन है वो इसको काफी मनाते हैं इस त्योहार को, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ईस्टर बास्केट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार यानी कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, उनकी 4 सबसे बड़ी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उनकी 4 बड़ी भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें आती है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम। तो मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ा है और तेलुगु है। तो इसमें कौन सी नहीं है, दैट इज संस्कृत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखनी है। संस्कृत ना द्रविडियन फैमिली से नहीं आते, ये एक भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे भारत में कितने भौतिक क्षेत्र हैं, यानी कि कितने फिजिकल रीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में। तो कुल मिला के आपको 6 फिजिकल रीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में, जिसमें अगर हम बात करें नॉर्दर्न माउंटेन है, ठीक है, ये आपको पूरा नदर्न माउंटेन वाला एरिया आ जाएगा। इसके अलावा आपके रदन प्लेन आपके आएंगे। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये वाला जो आपका राजस्थान वाला एरिया है वहां पर आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपका कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल रीजन है ना आपका, वो आपका कोस्टल प्लेन आएगा। एंड देन आपका जो आइलैंड्स वाले एरिया है वो आपके आइलैंड्स वाले जो रीजन है उसमें आ जाएंगे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके फिजिकल रीजन है हमारे भारत के, ठीक है। जिसमें अगर हम हिंदी में समझे तो उत्तर पृथ्वी श्रृंखला यानी कि नदन माउंटेन है, फिर आपका उत्तरी मैदान यानी कि नदन प्लेन है, फिर आपका भारतीय रेगिस्तान यानी कि जो आपका इंडियन डेजर्ट है वो है, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार यानी कि आपका डेक्कन प्लेट्यू है, तटीय मैदान यानी कि आपका कोस्टल प्लेन है, और द्वीप समूह यानी कि आपके आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा यहाँ पर बनाती है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो नदी यहाँ पे बनाते हैं उसमें नाम आता है किसका, दैट इज ब्रह्मपुत्र का। क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर ही तो यहाँ से ऐसे निकल के जाती है ना, जब आप देखोगे ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ही जा रही है। तो सबसे पूर्वी सीमा जो बनाती है जौन सी नदी, तो उसका नाम यहाँ पर होगा दैट इज ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत में से यारलुंग सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये भारत में दिहांग के रूप में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये दिहांग के रूप में प्रवेश करती है इंडिया में, तो ये चीजें भी आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें तो ये आपको जो नई दिल्ली है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप कभी दिल्ली जाते हो या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने देखा होगा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट में जब आप उस परिसर में जाते हो तो वहीं पर ही आपको नेशनल वॉर मेमोरियल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो छड़ चुंबक यानी कि जो बार मैग्नेट है वो किस दिशा को यहाँ पे इंगित करता है। तो जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो पॉइंट करता है किसकी तरफ को, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को ये यहाँ पे लोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को सस्पेंडेड छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पे वो अपने आप अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibooks.pdf.com पर आपको विजिट करना है। अगर आपको कोई भी हमारी जो बुक है उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो दैट इज रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस को, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को वापस से, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है निम्नलिखित में से कौन
वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन सा एक नेचुरली अकरिंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, तो उसमें आपका नाम आएगा कौन सा, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन। जब आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो देखो, बर्निंग फायरवुड, अगर हम आग जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो वो तो हम ही जला रहे हैं ना, तो वो तो कोई प्राकृतिक चीज नहीं हुई, वो तो मैनमेड चीज हो गई है, ठीक है, तो ये तो नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें पावर प्लांट्स, तो पावर भी हम लोगों ने बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोगों ने बनाई है, हमें उसको यूज करते हैं, तो बेसिकली ये भी आपका प्राकृतिक नहीं है। फिर अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, यानी कि उसका जो धुआं है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका नेचुरल चीज नहीं है। नेचुरल की बात हुई तो दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट होना, जंगल की आग, धूल भरी आंधी, बिजली गिरना, ये सब आपके प्राकृतिक स्रोत हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। और इनमें आपको देखने के लिए मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राख, धुआं, ये काफी सारे हानिकारक कण भी आपको कभी कभी इनमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा प्राकृतिक स्रोत ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट इज आपका वॉल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो कौन सी ऐसी लीव्स है जिनका उपयोग हम मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल होती है तेंदू लीव्स, यानी कि तेंदू के पत्ते। तो तेंदू के पत्ते यूज होते हैं किस चीज को लेके, जो बीड़ी है ना उसको बनाने को लेके, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन थे, तो भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करते तो ये कब होती है, तो ये 1984 में दिसंबर के 2 और 3 दिसंबर को आपको ये पूरी त्रासदी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। उस समय पे अगर हम बात करें यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर थे वॉरेन एंडरसन, ये वही कंपनी है जिसके जिक्र आता है इस पूरे त्रासदी के दौरान में, ठीक है, तो याद रहेगा आपको दैट इज यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष और सीईओ थे वॉरेन एंडरसन, ठीक है। और ये पूरा जो इवेंट था 1984 का था, 2 और 3 दिसंबर को, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब कमेंट करके आप लोग ये बताओगे कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस वहां पे लीक हुई थी दैट इज MIC, तो वो MIC क्या थी, उसका फुल फॉर्म क्या, उस गैस का नाम क्या था, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अभी ये न्यूज में भी था पूरा इवेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ये जगह थी ना उसको यहाँ पे अभी फाइनली खाली किया गया है, मतलब उसको साफ सफाई वहां पे की गई है, तो इसलिए पूरा जो मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ना वो वापस से न्यूज में आ गई थी, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किस राजपूत शासक ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को यहाँ पे हराया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की अगर हम बात करें ये होती है 1191 में। यहाँ पे बैक टू बैक आपको 3 लड़ाई देखने के लिए मिलेंगी। पहली तो थी आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में होती है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में होती है, फिर 1 साल का गैप एंड फिर होती है कौन सी, बैटल ऑफ चंदावर जो कि 1194 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तराइन के दोनों युद्ध, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और फर्स्ट वाली की अगर हम बात करें ना तो उसमें मोहम्मद गोरी और ये जो है आपके पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें अगर हम बात करें पहली वाली में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं किसको, मोहम्मद गोरी को, लेकिन सेकंड वाले में फिर उल्टा वार होता है, तो मोहम्मद गोरी जीतता है सेकंड वाले में एंड पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हार मिलती है और उनको बंदी भी बना लिया जाता है, ठीक है। तो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट वाली में मोहम्मद गोरी हारता है एंड पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ डेक्कन अभियान जारी किया था और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय भी बताया था, तो अगर हम बात करें कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने कि मराठों के खिलाफ डेक्कन अभियान यहाँ पे जारी किया था, तो उसमें नाम आपको देखने के लिए मिलेगा किसका, दैट इज औरंगजेब का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो औरंगजेब मराठा डेक्कन अभियान, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आई थिंक ये मूवी आई थी छावा करके, शायद उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ डेक्कन अभियान जारी किया था और अपना अधिकांश समय भी इसी क्षेत्र में उन लोगों ने बिताया था, ठीक है। 1681 से ये अभियान पूरा शुरू हुआ, उसकी मृत्यु यानी कि 1707 तक ये अभियान वहां पर चला था, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो EEG का पूरा नाम क्या है, तो EEG की बात करें इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 2 चीजें होती है, एक होते हैं EEG और एक होता है ECG, दोनों इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब भी सी आएगा ना दैट मीन्स हम बात करें किसकी, कार्डियो, यानी कि हार्ट या फिर दिल से रिलेटेड, ठीक है।
तो ईसीजी तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन अगर हम बात करें ईईजी की, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, गोवा किस वर्ष में भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना था? तो गोवा की बात करें, पुर्तगाली स्टार्टिंग से वहीं पर रहे थे, फिर सबसे बाद में भी पुर्तगाली यहाँ से गए हैं। तो अगर हम बात करें कि वो उस पूरे की वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी कब बना था, तो ये बनता है 1530 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो गोवा वर्ष 1530 में भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना था। इसके पहले पुर्तगाली भारत में अपनी राजधानी कोचीन में बनाए हुए थे, लेकिन जिसे गवर्नर जो नूनो दा कुन्हा था, उसने 1530 में गोवा में इसको स्थानांतरित किया था। तो 1530 काफी इंपॉर्टेंट एक डेट है अगर हम पुर्तगाली के रेफरेंसेस को समझे तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या फिर मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल का व्यंजक प्रदान करता है? तो अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसी से रिलेट करके आप समझोगे किस चीज का बारे में, कुलम्स लॉ को, जिसमें अगर हम बात करें इसमें Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 यहाँ पे चार्जेस होते हैं और R इन दोनों के बीच की यहाँ पे दूरी होती है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि निर्वात या फिर मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो होता कौन सा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अगर हम इसको कहें कुलम्स लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बी ये किस सिद्धांत पर डिजाइन किए जाते हैं? तो लेक्टोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर की बात करें, या फिर जो जहाज पनडुब्बी होती है, वो सब वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ये सभी यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस नियम की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य ना किया जाए, यानी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ये आता है आपका जो मोशन का फर्स्ट लॉ है। आपके लॉज ऑफ मोशन कितने हैं? 3 हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स लगाकर उसको चला ना दो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोक ना दो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड में आपको फोर्स का पूरा एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज F इज इक्वल टू m में। एंड थर्ड वन की बात की तो ये आता है आपका कौन सा? दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इसमें आपसे वही पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, गति का पहला नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम यहाँ पे बताता है? तो ये यहाँ पर आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जो मून एंड सन के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से टाइड्स आपके बनते हैं, तो वो किसका कारण है? दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है हरिजन सेवक संघ की स्थापना यहाँ पर किसने करी थी? तो अस्पृश्यता निवारण और अपने रचनात्मक कार्यक्रम के भाग के रूप में यहाँ पे अगर हम बात करें, हरिजन सेवक संघ का गठन किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज महात्मा गांधी। और 1932 में इस संगठन की स्थापना अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ यहाँ पे कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने पोलियो का टीका यहाँ पर विकसित किया था? तो पोलियो का टीका यहाँ पर विकसित किया था जोनास साल्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जोनास ई साल्क ने पोलियो का पहला टीका यहाँ पर विकसित किया था, जो 1955 में पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, दैट इज ऑप्शन सी, जोनास साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो अगर हम बात करें क्लीन वाटर, और यहाँ पे अगर हम बात करें सैनिटेशन फॉर ऑल, तो इसके लिए बात करते हैं कौन सा? SDG 6। हमारे 17 यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें अगर हम बात करें SDG 6 की, तो वो बात करता है किस चीज के बारे में? यहाँ पे सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन को ये सुनिश्चित यहाँ पे करता है। और ये पूरा लक्ष्य है कि 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और सफाई तक यहाँ पे पहुंच
को सुनिश्चित करना। तो SDG 6 आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बेसिकली 17 गोल्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट वन आपका नो पॉवर्टी, फिर आपका जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, एंड सिक्स्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है यहाँ पे रिड्यूस इनइक्वालिटी, इलेवेंथ है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ट्वेल्थ है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th आपका क्लाइमेट एक्शन, 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर, 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड, एंड 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17th है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, एंड सिक्स्थ की जो हम बात करें, दैट इज क्लीन एनर्जी एंड सैनिटेशन, सॉरी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो आपको SDG 6 यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसमें से ये तीन तो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बट ऑक्सीजन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसेस होती ही कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैस होती हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर मतलब उसको गर्मी को रोकती है, जिससे कि ग्रह का तापमान बना रहता है, और इसी को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी होता है हमारे प्लैनेट के लिए, बट अभी के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ को ही प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हद से ज्यादा हीट को यहाँ पे रोक के रखा है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो चीजें हैं वो लाइक ग्लेशियर्स का पिघलना, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो काफी एक्टिविटीज काफी फास्ट हो चुके हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हालांकि जरूरी है प्रोसेस, बट एक्सेसिव जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्वामित्व में आने के बाद में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ये किस वर्ष में होती है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 1 जुलाई 1955 में यहाँ पे स्थापना होती है किसकी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले ही था, इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में, जिसके बाद इसका नाम चेंज होके होता है, दैट इज भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास इनका विलय होता है। तो ये भी कई बार पूछते हैं, तो बैंक ऑफ बंगाल की बात करें, बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें और मद्रास की बात करें, पहले ये तीन ही तो रेजिडेंसी थी, मतलब ये तीन ही प्रोविंस थे ना, तो काफी फेमस थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों में बैंक थे, इनका विलय होके बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन 1955 पे इसका एक मतलब नेशनलाइजेशन होता है, देन इसको SBI के नाम से हम लोग जानते हैं। और SBI के एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है SBI के, तो ये भी आपको ध्यान रखना, दैट इज CS सेठी। ठीक है, तो ये नाम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, RBI वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण यहाँ पर देता है। तो अगर हम बात करें RBI की, तो ये रेपो दर पर ऋण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये वो दर होती है जिस पर कि RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण, यानी कि लगभग 2 से 90 दिन तक का ये पूरा ऋण यहाँ पे देता है, मतलब ये ड्यूरेशन अल्पकालिक की, जिसके बदले में बैंक सरकारी प्रतिभूतियां यहाँ पे गिरवी रखता है। तो बेसिकली अगर RBI वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देता है वो रेपो दर पर यहाँ पे ऋण देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, डैश एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे साउंड को सुनने के लिए विद इन दी बॉडी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, दैट इज स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल यहाँ पर होता है किस चीज को सुनने के लिए, जो हमारे अंदर की जो भी हमारी फेफड़े फिर हृदय की ध्वनि है उसको सुनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पर किसने करी थी। तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी किसने, दैट इज आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर ए। बहुत कंफ्यूजन होता है इन सभी मतलब समाज सभा को याद करने में, तो आप कुछ वर्ड का मतलब वर्ड का एसोसिएशन आप यहाँ पे करोगे। तो प्रार्थना जब आप करते हो ना, तो या तो राम की प्रार्थना करते हो, फिर आप प्रार्थना करने से आपका जो आत्मा है वो खुश हो जाती है, तो आप इस तरीके से रिलेट करो उसको कि प्रार्थना दैट इज आत्मा, तो प्रार्थना आत्मा, तो प्रार्थना समाज दैट इज आत्मा राम पांडुरंग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है। तो नील दर्पण नाटक की बात करें, इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये एक बंगाली नाटक है जो कि 1858 से 1859 के बीच में लिखा गया था, और इसमें जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, यानी कि इंडिगो विद्रोह जो हुआ था, उस पर पूरा
ये पूरा का पूरा नाटक आधारित है। दैट इज नील दर्पण नाटक रिटन बाय दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो महेंद्र वर्मन की बात करें तो ये आपको पल्लव राजवंश का ये शासक था। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पल्लव राजवंश, दैट इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उसमें नाम आता है किसका? दैट इज मध्य प्रदेश का। तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस कौन सा है? दैट इज मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रोहिंग्या मुसलमान ये निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? तो रोहिंग्यास की बात करें तो ये आपको स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पे? दैट इज म्यांमार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो म्यांमार यानी कि बर्मा की ये मूल निवासी है, जिसको विशेष रूप से राज्य विहीन इंडो आर्यन जाति समूह के रूप में इनको यहाँ पे पहचाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ के? दैट इज म्यांमार के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसकी स्थापना ये किस वर्ष में होती है? तो 1973 में स्थापना होती है सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज ए, 1973। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चालक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? तो इनमें से कंडक्टर कौन सा नहीं है, यानी कि जो विद्युत का कंडक्टर कौन सा नहीं है? तो उसमें आता है नाम किसका? हैंड रबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा तांबा, चांदी, निकल, यानी कि कॉपर, सिल्वर, निकल, ये सभी तो गुड कंडक्टर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। बट अगर हम बात करें कि जो हैंड रबर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम टेस्ट के कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि FRDM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये कब आता है और कब लागू होता है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आप बताओगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया था? तो उसका आंसर क्या है वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी हमारा चैनल है दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि, आप इसको फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको 12 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी बुक को परचेस करना चाहते हो, घर पर मंगवाना चाहते हो प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravitithi publication.com पर। अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर, जहाँ पर आपको सभी जो ई बुक है वो मिल जाएंगी। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको विजेता बैच मिलेगा। ये जो पूरा बैच आपको मिल रहा है 10,000 क्वेश्चंस का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, GS नोट, ई बुक, 25,000 का GS टेस्ट, फ्री PDF टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये ऐप है जहाँ पर आपको सभी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, दैट इज रवि स्टडी GK के नाम से। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।